स्वागत है आप सबका। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें विपरीत मान लेते हैं। हमने इसके विपरीत मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हों और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने P/Q के रूप में इसको मान लेते हैं। अतः माना √5 बराबर P/Q। यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक बना लेते हैं। हम जानते हैं सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे दो पूर्णांक जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हमने P और Q को सहअभाज्य बना लिया है, अर्थात P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब √5 बराबर P/Q माना था हमने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर दाएं पक्ष में Q से भाग हो रहा है, तो जब ये Q बाएं पक्ष में जाएगा तो Q से √5 में गुणा हो जाएगी। अतः ये हो जाएगा हमारा Q गुणा √5 बराबर दाएं पक्ष में P बचेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, बाएं पक्ष में Q √5 का वर्ग हो जाएगा और दाएं पक्ष में P का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा √5 का वर्ग, क्योंकि 5 आता है और Q का वर्ग करते हैं Q² आ जाता है, तो ये होगा 5 गुणा Q² और इधर P का वर्ग P² हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं P² के दो गुणनखंड हैं, 5 और Q²। तो चूंकि यहाँ पर P² का गुणनखंड 5 है, अतः P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। हम जानते हैं कोई वर्ग संख्या होती है उसमें सभी गुणनखंड जोड़े में होते हैं, यानी जो गुणनखंड उसके वर्ग में होता है वह उस संख्या में भी मौजूद होता है। जैसे 6 का वर्ग 36 होता है और 36 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 36 का एक गुणनखंड 2 भी है और 3 भी है। अब चूंकि 6 के वर्ग का गुणनखंड 2 है तो 6 का गुणनखंड भी 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3। तो 6 के वर्ग का जो गुणनखंड है 2, वो 6 का गुणनखंड भी है, और 6 के वर्ग का गुणनखंड जो 3 है तो वह 6 का गुणनखंड भी 3 है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला, क्योंकि P² का गुणनखंड 5 है अतः P का गुणनखंड भी 5 होगा। अब P का गुणनखंड क्योंकि 5 है तो हम P को लिख सकते हैं P बराबर 5 गुणा x। तो P को हमने 5 गुणा x मान लिया है। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, बाएं पक्ष में 5 गुणा Q² ऐसी रहेगा और दाएं पक्ष में आ जाएगा P की जगह हम 5x लिख देंगे, तो हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं, तो बाएं पक्ष में 5 गुणा Q² ही आएगा और दाएं पक्ष में 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और x का वर्ग करने पर x² आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों में 5 गुणा में मौजूद है, 5 से दोनों ओर भाग करने पर, तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और दाएं पक्ष में 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होता है 1 से Q² गुणा किया तो Q² आया, और दाएं पक्ष में 5 से x को गुणा करने पर 5 गुणा x² प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि Q² का एक गुणनखंड 5 है, अतः जैसा हमने ऊपर कहा था ऐसे यहाँ पर भी Q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य हैं, क्योंकि हमने माना था ऊपर कि P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हमने कैंसिल कर दिया है और अब P और Q सहअभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हमें प्राप्त होता है, तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम √3, √2, √6 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में माना था, इसमें भी हम इसके विपरीत मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि अपरिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब 3 + 2 √5 बराबर P/Q हमने माना है। अब हम क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, बाएं पक्ष में आएगा 2 + √5 बचेगा, और 3 यहाँ पर चूंकि बाएं पक्ष में जोड़ में है तो दाएं पक्ष में जाकर ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q -3। आगे चलते हैं। अब हम 2 का पक्षांतर करते हैं। हम यहाँ पर करना ये चाहते हैं कि जो परिमेय भाग और अपरिमेय भाग को अलग कर रहे हैं, तो हमें पहले से पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम 3 और 2 को पक्षांतर करके
दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं। तो अब 2 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाते हैं। अब 2 से, क्योंकि यहाँ पर बाएं पक्ष में गुणा हो रही है √5 में, तो 2 को जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 2 से भाग होगा, अतः बाएं पक्ष में बचेगा √5 और दाएं पक्ष में हो जाएगा p बटे क्यू ऋण 3 बटा 2। अब चूंकि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, यह हमें पहले से पता है, अतः p बटा क्यू ऋण 3 बटा 2 यह भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में से कोई संख्या परिमेय संख्या घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है और परिमेय संख्या से भाग करने पर भी एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है, अतः यह परिमेय संख्या होगी। परंतु यह √5 के बराबर है, तो यह परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमें यह पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, क्योंकि हमने ये कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1 बटे √2, दूसरा है 7 √5 और तीसरा है 6 धन √2। तो आइए पहला खंड हम हल करते हैं। 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में हमने माना था, इसमें भी हम इसके विपरीत मान लेंगे। माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं 1 बटे √2 बराबर p बटे q, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब 1 बटे √2 बराबर p बटे q हमने माना है, तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं, क्योंकि बाएं पक्ष में भी एक भिन्न है और दाएं पक्ष में भी भिन्न है, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा √2 बटा 1 और दाएं पक्ष में आएगा q बटा p। 1 से √2 को भाग करने पर √2 ही प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा √2 बराबर q बटा p। अब चूंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है हमने माना था, अतः इसका व्युत्क्रम जो होगा q बटा p वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्योंकि q बटे p √2 के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम यह जानते हैं पहले से कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर भी कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम इसके बाकी के खंडों को भी कर लेंगे। इस तरह के प्रश्नों में हमें करना ये होता है कि परिमेय भाग और अपरिमेय भाग को हमें अलग अलग करना होता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √2, √3, √5, √6 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनको अलग कर लेते हैं बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में, और बाकी सभी संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर करके ले जाते हैं, फिर तुलना कर लेते हैं दोनों ओर की। तो इस प्रकार से हमें यह सिद्ध हो जाता है कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इन प्रश्न नंबर 2 और 3 से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ने पर, गुणा करने पर, घटाने पर या भाग करने पर भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.3 पूर्ण होती है।